नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, इस वक्त हयात होटल जो मुंबई में है, एक केंद्र बना हुआ है राजनीति का। 28 पार्टियां हैं I.N.D.IA इंडिया अलायंस की, और 60 से ज़्यादा नेता वहाँ पर मौजूद हैं और संयोजक की तय करेंगे कि कौन आने वाले लोकसभा चुनाव में संयोजक होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि दावेदारी भी हर कोई ठोक रहा है, बड़ा नेता हर कोई दावेदारी ठोक रहा है कि मैं अगला प्राइम मिनिस्टर होऊंगा। बैठक 2 दिन तक चलेगी, उसके बाद ही नतीजा निकलेगा। लेकिन हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वाकया ही में ये जो इंडिया अलायंस है, एनडीए को खतरा है, इस पर चर्चा करेंगे। अजय भारती जी, फॉर्मर एमएलसी प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी, आपका स्वागत है। वेद महाजन जी, सीनियर लीडर और फॉर्मर एमएलसी भी है। वेद महाजन जी, आपका भी स्वागत है। वीरेंद्र सोनू, पीडीपी के प्रवक्ता है। वीरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में करूंगा वेद महाजन जी। महाजन साहब, आपको लगता है कि कंसेंसस बन पाएगा किसी एक नाम पर? कि मुझे तो ये कहना है कि ये नई वाली कोई बात है नहीं जी, क्योंकि बेसिक चीज़ है कि इंडिया अलायंस क्यों बना, इसके रीजंस हैं जी, जो आज मुल्क के हालात बने हैं। उन इश्यूज़ को मद्देनज़र रख के, जितने लोग परेशान हैं, उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के ये एक अलायंस बनाया गया। और आवर स्टेक्स आर वेरी हाई, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई परेशानी आएगी। ये ठीक बात है कि कोई चीज़ें बहस मुबासा होता है, चिंतन होता है, चर्चा होती है, लेकिन रिजल्ट ज़रूर सामने निकलेगा। और मुझे लगता है कि ये आज के दिन में ही, अभी तो इट्स टू अर्ली, शाम को मीटिंग होनी है 6 बजे के करीब, तो इसका रिजल्ट जरूर निकलेगा और इसका कन्वीनर भी आज की डेट में ही अपॉइंट होगा, ये मेरा मानना है जी। ऐसी कोई, यानी कल तक छोड़ेंगे नहीं, ये पहले से डिसाइड करके आए कि इनको कन्वीनर बनाना, और अब चाहेंगे भी कि राहुल गांधी को कन्वीनर बनाया जाए। नहीं, हम भी यही चाहते हैं। त्याग की भावना है आप में? अगर नीतीश कुमार पे कंसेंसस बनता है, ममता बनर्जी पे कंसेंसस बनता है? देखिए, हमारा जो टारगेट है ना, वो भारतीय जनता पार्टी है जी। ये बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा टारगेट जो बीजेपी है जी। कि हमें किसी भी सूरत पे बीजेपी को इस बार सत्ता से हटाना है। और उसके रीज़न जो मुल्क दे रहा है, कैसे यहाँ इन्होंने हिंदू मुसलमान के मतलब नाम पे कैसा बंटवारा हो रहा है, किस किस्म के दंगे हिंदुस्तान में हो रहे हैं, किस किस्म की महंगाई का दौर है, और हर तरफ से आम आदमी जो है परेशान है। और हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से निजात दिलाई जाए, और उसका एक ही उसका टारगेट है हमारा कि किसी तरह हमें बीजेपी को सत्ता से हटाना। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई रीज़न नहीं है। उसके लिए मैं समझता हूँ अगर हमें किसी चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है तो हम उसके लिए पीछे नहीं हटने वाले, हम उसके लिए भी मेंटली तैयार हैं। अजय जी, थोड़ी सी बौखलाहट, डर, 200 रुपया सिलेंडर कम करना, फिर इंडिया अलायंस को I.N.D.A उसको आप इंडियन मुजाहिदीन के साथ जोड़ना, बड़े नेता द्वारा प्राइम मिनिस्टर के इस तरह स्टेटमेंट आना, क्या थोड़ा डर है? विनोद जी, मैं पहले तो इस बात पर आऊँगा कि अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता वेद महाजन साहब कह रहे थे कि मजबूरी क्या बनी ये अलायंस बनाने की, इकट्ठे आने के लिए। 2 चीज़ है इसमें। पहले तो ये भी है कि ऐसा कोई भी प्रदेश ऐसे पिछले 2 इलेक्शनों में पार्लियामेंट के नहीं था जहां पर इस तरह के अलायंसेस नहीं बने, जो जिस जगह पावरफुल पार्टी थी। दूसरी बात ये बना इसलिए क्योंकि यूपीए में जो एक तरीके से दिवाला निकला, उसके बाद जिस तरह से कंपनियां दिवाला होकर नए नाम लेकर आती है लोगों को फिर नए सिरे से लूटने के लिए, तो वो जो स्कैंडलों का राज था यूपीए का, जो जिस प्रकार से स्कैम्स और उस प्रकार की जो लोग जो तंग आ चुके थे, और उन्होंने छोड़ दिया था कि भाई कांग्रेस से नेतृत्व वाली किसी भी अलायंस को अभी दोबारा पावर में नहीं लाना चाहिए। और जिस प्रकार से कांग्रेस का नेचर रहा है कि जब भी किसी को सपोर्ट करना तो 3 महीने बाद उसको खींचना, चाहे आप चंद्रशेखर जी को देखें, आप चाहे चौधरी चरण सिंह जी को देखें, या आप फिर उसके बाद जब 96 से लेकर इंद्र कुमार गुजराल हो, चाहे देवगौड़ा साहब हो, तो इस प्रकार का जो उनका नेचर है, तो उसी प्रकार की अराजकता
कुछ ऐसी ताकतों को फायदा पहुंचाने के लिए जो भारत के विकास की यात्रा से परेशान हो रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर मैं कह रहा हूं, जिनको भारत की तरक्की पसंद नहीं आ रही है, रास नहीं आ रही है, क्योंकि भारत पहली बार, ऐसे कैसे हो सकता कि भारत अपनी बार कोविड के जैसे वैक्सीन बनाएगा, ऐसे कैसे हो सकता भारत चांद पर पहुंचेगा, ऐसा कौन सा हो सकता, वो भी साउथ पोल पूछे पर, जहां तक न रशिया पूछा, न अमेरिका पूछा, न चीन की हैसियत है ऐसी। तो इस प्रकार की भारत की विकास यात्रा को रोकने के लिए, आपको याद होगा कि फरवरी मास में एक जॉर्ज सोरोस नाम के व्यक्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बताया कि मैं $100 बिलियन कमिट करता हूं भारत में रिजीम चेंज के लिए। तो ये जो वेस्ट और ऐसी ताकतें जो भारत की विकास यात्रा से परेशान है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए और उनके एमा पर ऐसी चीजें होती रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे संबल है, जो सबसे बड़ी ताकत है, वो भारत की जनता है। तो भारत की जनता ने जिस प्रकार से 2014 में पहले मैंडेट दिया और 2019 में उस मैंडेट को इंप्रूव करके दिया, हमारा विश्वास है कि 2024 में वो 2019 के मैंडेट को भी इंप्रूव करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को दोबारा। सिलेंडर और इंडियन मुजाहिदीन ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र नहीं किया। नहीं, देखिए, सिलेंडर की बात मैं कहूं तो जब भी भारत की इकोनॉमी को बेटर मैनेज करते हुए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अब हम इस फायदे को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आपने पिछली दिवाली पर भी देखा होगा, तो जो पेट्रोल की प्राइसेस में बड़ी राहत थी, हालांकि जहां अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने अपने यहां पर राहत दी कि अगर आप कंपेयर करेंगे कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स और जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स है, उनमें पेट्रोल की कीमतों में कितना अंतर है। और ये दूसरी बात आप समझ लीजिए, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उस वक्त जितना एक एलपीजी सिलेंडर का कीमत थी 1241 रुपए थी, भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष के 9.5 वर्ष के राज्य में कभी भी 1100 पार नहीं किया। और हमने अटल जी के समय पर 281 रुपए सिलेंडर पर सिलेंडर इनको सौंपा था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया वो भी हमको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं कि जनवरी 2014 में जो प्राइस थी 1241, दिसंबर 2014 में हमने उसको 700 पर ला कर दिया खड़ा था। आज भारत की इकोनॉमी को इंप्रूव करते हुए, भारत के हर व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम को इंप्रूव करते हुए इस राहत को लोगों तक पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है। वीरेंद्र जी कहते हैं कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, आप भी वो बूंद हैं, क्योंकि आपका आधी सीट पे स्टेक है और आप भी इस इंडिया अलायंस का हिस्सा है और बढ़ चढ़ कर स्टेटमेंट भी देते हैं। मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात कर रहा हूँ। देखिए, ऐसे है कि जमहूरियत में हर एक आदमी क्या अपनी सोच है, अपनी बात को वो कह सकता है। ये डेमोक्रेटिक सेटअप में, जैसे अभी आपने कहा कि आप बूंद हैं, वाकया में बूंद बूंद से तालाब भरता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये जो इंडिया अलायंस है, इसके ऊपर बड़ी मैं क्लियर सी बात कर दूं, जहाँ तक हमारी पार्टी का तल्लक है। हम तो जो देश के संविधान को बचाने की बात करेगा, सेकुलरिज्म की बात करेगा, देश के हित में बात करें, हम उसके साथ हैं। राहुल गांधी साहब आए नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा लेके, हमने उनका वेलकम किया। काश अगर भारतीय जनता पार्टी भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नक्शे कदमों पर चलती तो हम इनका भी वेलकम करते। हमें इसमें क्या एतराज है, हम तो देश के वासी हैं। लेकिन अब इनकी बात है कि अब ये उस बात पर आना ही नहीं चाहते जो जनता के सवाल हैं, उनके ऊपर बात नहीं करना चाहते। अब ये बात करना चाहते हैं चंद्रयान पर। भाई वो मेरा भी गर्व है, हमारे साइंटिस्टों ने उस पर काम किया। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता या मिनिस्टर ने जाके उसमें कोई काम नहीं किया, उसको साइंटिस्टों ने किया। साइंटिस्ट मेरे भी हैं, देश का गर्व, झंडा ऊंचा है, मेरा भी सीना जो है वो खुशी के मारे फूला हुआ है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भाई आप जरा आ जाओ अपनी बातों पर। आपने 2014 का जिक्र किया, मानते हैं 2014 में कांग्रेस से गलतियां हुई थी तो देश ने आपको मैंडेट दिया ना, दोबारा दिया, 19 में भी दिया, अच्छे काम के लिए दिया। अब आपको क्या परेशानी पड़ चुकी है कि हमने तो इंडिया बनाया। अब मैं बात कहूंगा इनको पूरा पूरा लग जाता है। ये एनडीए में तो ऐसी पार्टियों को भी मीटिंग में बुला रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की जिसका शायद कारपोरेटर ही नहीं है, तो शायद मेरा ख्याल है कि वो रजिस्टर्ड भी नहीं है पार्टियां। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम आपके जाति खिलाफ नहीं है भारतीय साहब, ना आप क्या ना भारतीय जनता, आपकी पॉलिसियों के खिलाफ है। आपने सिलेंडर का जिक्र किया, 416 रुपए सिलेंडर था जब आपने हुकूमत संभाली, आपने 1200 रुपया कर दिया। आज आप 1241 रुपए था जनवरी 2014 में, गलत मेरी सुन लीजिए, आपने 200 रुपया पता कब कम किया? ये इसका श्रेय मैं इंडिया अलायंस को देता हूं। 2 मीटिंग हुई, आप 200 रुपया कम कर दिया। अब यह वेट करो, अभी चुनाव में जाओ, आप खुद कुर्सी छोड़ के भागोगे।
जब इंडिया अपने काम पर आएगा। बाकी रही बात आपने जो संयोजक की बात की, भाई हम कहते हैं कि इतनी बड़ी पार्टियां अगर इकट्ठी हैं तो मसले हल करने में टाइम तो लगता है। हर एक पार्टी की अपनी सोच है, क्लेम करना हर एक का हक है, क्यों नहीं है? जो बड़ी पार्टियां वो करेंगी, हर एक का क्लेम का हक है, लेकिन जब लीडरशिप वहां बैठी है तो वो फैसला करेगी। लेकिन एक बात आज बड़ी क्लियर है, आज देश का नौजवान भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहा है। वो कह रहा है आपने 2 करोड़ नौकरियां हर साल कही थी, 18 करोड़ नौकरियां 10 सालों में देश को 9 सालों में मिलनी चाहिए थी ना, वो कहाँ है? उन 18 करोड़ नौकरियों में से मैं ज्यादा नहीं कहता तो इन 10 सालों में 1 लाख नौकरी तो जम्मू कश्मीर की होनी चाहिए थी, 2 लाख कि नहीं होनी चाहिए थी? आप उसके ऊपर जवाब दे दीजिए वो कहाँ है। दूसरी बात, आपने डेवलपमेंट की बात की, भाई आपने फॉरेन पॉलिसी की, आपकी फॉरेन पॉलिसी है कहाँ? मुझे पहले आप ये बताइए। अब आप पता नहीं एक नया नाम लेके आए, मैंने तो इन्होंने कहा मुझे नाम भी नहीं आता जिसका उन्होंने ले लिया। अभी आपकी फॉरेन पॉलिसी कहाँ है? लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चाइना पिछले 5-7 सालों में 600 गांव बसा चुका है। आपकी फॉरेन पॉलिसी है कहाँ? आपका 56 इंच का सीना है कहाँ? उठिए, देश को बचाने के लिए हम सब आपके साथ हैं, लेकिन पहले आप अपना नेरेटिव तो सेट कर लीजिए। आप सिर्फ टीवी पर लोगों को भड़काना चाहते हैं, आपकी पॉलिसी कहाँ है बताइए ना, आपके पास है क्या दिखाने के लिए? आप 9 साल का लेखा जोखा में बता दीजिए। सरसों का तेल 70 रुपए किलो, आपके राज्य में 220 रुपए किलो। चीनी का रेट आज क्या है मैं कहता हूं, उसके बाद दालों का रेट आप देख लीजिए। महंगाई की आप बात कीजिए, भाई आप सिलेंडर, अब पेट्रोल की बात कीजिए, आपने 50 रुपए पे म्यूनसिपालिटी 100 रुपया ले गए। और मैं कहता हूं ये 50 रुपया किसने लगाया टैक्स? और ये इतना लूटने के बाद भी सरकार के पास पैसे नहीं, तो पैसा जा कहां रहा है? पहले हमें यह बात आप बता दीजिए कि इतने टैक्स, इतना कुछ करने के बाद भी आपकी जीडीपी ग्रोथ नीचे है, आपकी इकॉनमी डाउन है, तो बताइए ये पैसा कहां जा रहा है? वो जो राहुल गांधी जी उस वक्त संसद में कह रहे थे भाई अडानी पर बहस करो, तो क्या तंगी है आपको करने में? मुझे बताइए, आइए ना। और इतिहास में पहली बार हुआ, आज तक हमने सुना था विपक्ष संसद को चलने नहीं देती और सरकार के मंत्रियों ने संसद चलने नहीं दिया। ओ भाई अभी भी आप किसी उम्मीद में हो? हाँ, अब टाइम आ गया, अब टाइम आ गया, आपकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगी भारती साहब। आप मेरे भाई हो, मैं आपकी बड़ी कदर करता हूं, लेकिन अब क्या करें, ये कुदरत का नियम है, कानून है। आपने लोगों के साथ झूठे वादे किए थे, अब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप भागते फिर रहे हो। लोग अब पार्लियामेंट तो आप रोक नहीं सकते, चुनाव आपको कराना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, वरना आप उसको भी रोकते। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं उसको, क्यों? क्योंकि ये लोगों का सामना कर ही नहीं पाए, इनके पास कुछ नहीं है सामना करने। चलिए महाजन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई है। अगर हम हिल काउंसिल की बात करें, कारगिल हिल काउंसिल की, दोनों पार्टियां आपकी आमने सामने, कांग्रेस ने 20 कैंडिडेट खड़े किया और एनसी ने 21 कैंडिडेट। तो ये क्या आपको लगता है कि 28 पार्टियां मिलकर के चल पाएगी? ये प्रयोग सफल हो पाएगा? वहाँ जो है वो एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट के सिर पे हम लड़ रहे हैं वहाँ पे, और कुछ सीटें पे हम लोकसभा में भी फ्रेंडली हो जाएगा। ऐसी बात देखिए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो इंडिया अलायंस है और जिसमें ये 24 के चुनाव का जिक्र है और उसी को लेकर ये अलायंस बना है, इसके बड़े स्टेक्स हाई हैं जी। और इसलिए मैं नहीं समझता कि ये छोटी मोटी चीज़ें उसके रास्ते में आड़े आएंगी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, करेंगे, क्योंकि इस समय भारत की जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में पड़ चुकी है। जैसा कि आपने देखा परसों ही जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा मैं सुन रहा था उसकी पूरी डिबेट को, मैंने सुना जब तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं जी, उनसे उन्होंने कहा कि आप सिर्फ हमें ये पूछ के बताइए, आप हमें सिर्फ ये पूछ के बताइए कि ये जो स्टेट है ये कब आप बनाने जा रहे हैं जी, इसका आप टाइम फ्रेम बताइए आप हमें। और दूसरी बात है कि इलेक्शन कब करवा रहे हैं ये आप हमें पूछ के बताइए। फिर उन्होंने कहा जी मैं दोपहर लंच के बाद बताऊंगा, लेकिन आप सुना है कि शायद आज थर्सडे है, तो आज शायद उनको कोर्ट में ये बात बताना है कि क्या है। जिस मुल्क के ये हालात हैं कि यहाँ पिछले 5 साल से यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहे, डेमोक्रेसी खतरे में, ये जब कहते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन बताएगा, भाई इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन मैं समझता हूँ कि देयर इज़ ए डिफरेंस। इलेक्शन कमीशन शायद ये सोचता है कि ये सिक्योरिटी, इस समय ये जो सिक्योरिटी की आड़ ले रहे हैं बार बार, बेसिकली सिक्योरिटी शायद है ही नहीं। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि देखो जी वहाँ हमने G20 करवा लिया, हालात अच्छे हैं, इतने लाख यहाँ पे टूरिस्ट आ गया। दूसरी तरफ ये कहते हैं जब फैसला लेने की इलेक्शन की बात आती है तो तब ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर छोड़ देते हैं। और अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा बेचारा, उसको तो सिक्योरिटी की तरफ देखना है, वो तो इन्हीं को बताना है कि हमारी तरफ से सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करते हैं। जब ये इतना पंचायतों के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए कर सकते हैं, तो वाई नॉट असेंबली।
जी। तो इसलिए उन्होंने भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी यही बात कह दी कि आप बताइए कि इलेक्शन कब होने जा रहे हैं। इतनी देर तो आप डेमोक्रेसी का कत्ल नहीं कर सकते, जबकि 6 महीने के, जब भी आप कोई भी असेंबली डिसॉल्व करें तो विद इन स्पैन ऑफ 6 मंथ आपको वहाँ पे इलेक्शन करवाने हैं। और यहाँ आप देखिए कितनी देर से यहाँ पे नहीं हो रहे, और गवर्नमेंट कोई ना कोई बहाना बना के इसको टाले जा रही है और उसको आगे लिए जा रही है। चलिए अजय जी, आप बहुत सारे प्रश्न जवाब आपको देने हैं, क्योंकि आप पहले से मंद मुस्कुरा रहे थे, पहले आप सोनू जी के। हाँ, मुझे आशा है कि आप मुझे पूरा समय देंगे, क्योंकि दोनों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूं पीडीपी और प्रवक्ता के अपोजिशन को कि इतनी विश्वास के साथ झूठ बोलते हैं कि सच को भी मात दे देते हैं। हम जुमले नहीं बोलते। देखिए, मैंने आपको जुमले नहीं बोलते। बहुत शांति के साथ मैं सुनता रहा, बहुत शांति के साथ सुनता रहा, वो हंसते हुए सुनता रहा। सोनू जी ने 600 गांव की बात कही, आप विदाउट सब्सटेंशिएशन इतना झूठ बोलते हैं। अब इनको, अगर आप इनको कहेंगे कि जरा सब्सटेंशिएट कर दीजिए इस बात को, तो इधर उधर देखने लगेंगे, सही बात नहीं। अभी जब राहुल गांधी ने लद्दाख में जाकर, लेह में जाकर झूठ बोला, तो एक बाइकर गई थी जहां पर हमारे फौजियों के, क्योंकि इनको तो इंसल्ट करना स्वभाव में है ना, फौजियों का भी सुनना नहीं है। उन्होंने जो पेंगोंग लेक तक गई थी, वो लेडी, महिला, वो मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन गूगल करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा। वो पेंगोंग लेक से जो हमारा आखिरी गांव है, उससे भी 34 किलोमीटर आगे, जहां से चीनी दिखाई दे रहे थे। तो फिर वहां पर जब वो वापस आई तो फौजियों ने पूछा, वहां पर वो हॉट स्प्रिंग देखा क्या? तो उन्होंने कहा हाँ जी देखा, वो लेकिन बहुत छोटा है। वो कहते हैं हाँ, पिछली साल तक यहां पर चीनी नहाते थे, अब भारतीय नहाते हैं। ये है इस बॉर्डर की हकीकत। ये मैं कोई बनी बुनाई कहानी नहीं कहता हूं कि राहुल गांधी की तरह झूठ बोलना कीजिए, लद्दाखियों ने मुझे कहा। लद्दाखी देशभक्त है, उनको मालूम है कि वहां पर परिस्थितियां कैसी बदली। इसलिए ये पहले फॉरेन सेक्रेटरी और डॉक्टर जयशंकर जैसे व्यक्ति को कहते हैं, इनके टाइम पर फॉरेन मिनिस्टर क्या होते थे, चिट देते थे, भाई बोफोरस को जरा दबा कर रख देना। ऐसे भी हमने फॉरेन मिनिस्टर देखे हुए हैं। इसलिए फॉरेन पॉलिसी से हो या किसी भी चीज पर झूठ बोलना हो तो इनका मतलब इतना एक्सपर्टाइज है उसमें। ये एक बात है। रही बात इकोनॉमी की, 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आती है। ब्रिटेन जैसा देश चलाता है, वहां पर लोग चलाते हैं कि भाई अब भारत को आप यहां पर सपोर्ट करना बंद कर दो, क्योंकि आप यहां से वहां से कुछ वो एनजीओज को एड कर देते हैं। तो अगर 5वें नंबर से लेकर 11वें नंबर पर आई, और अगर पर कैपिटा इनकम लगभग 70,000 से लेकर दुगना होकर 140 के पास पहुंची, इसको इकोनॉमी को मिसमैनेजमेंट करना बोलते हैं क्या? नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ गया, वो मिसमैनेजमेंट होती है क्या? ये किस तरह से होती है मुझे मालूम नहीं है। इन्होंने और दूसरी बात जो बिल्कुल फैक्चुअली इनकरेक्ट थी, जब अटल जी ने सरकार छोड़ी थी 39 रुपए के लगभग पर लीटर ये था पेट्रोल की कीमत, और इन्होंने क्या दिया, वो 74 यानी डबल से भी ज्यादा कर दिया। 74 से लेकर आज कितना बढ़ा, यानी परसेंटेज ऑफ जो इंक्रीज करेंगे 100% नहीं बढ़ाया हम लोगों ने। और एक मिनट, और यही छोड़कर गए थे कि भाई मार्केट फोर्सेस विल डीरेगुलराइज करके यही गए थे। ये कहते कि उनका डिसीजन गलत था, डीरेगुलराइजेशन ऑफ पेट्रोलियम आइटम्स। आज मान ले अपनी गलती, माफी मांगे देश से कि भाई हमने वो गलत स्टेप उठाया था। ये एक बात। दूसरी बात, जब ये कह देते हैं कि लोगों के बारे में जानकारी जब देते हैं, तो आज कर्नाटक के लोगों से पूछें। आप वादा कर देते हैं, लेकिन वादे के निभाने की जब बात आती है, तब आप उसमें से बगलें झांकते हैं। हाँ, आपकी मजबूरी है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता वेद जी ने बड़ी बात कही कि बहुत हाई स्टेक्स है। हाई स्टेक्स है इनके लिए, क्योंकि इनकी एग्जिस्टेंस का सवाल है। इसीलिए वो कुछ लोगों को आगे करके उसके बैकग्राउंड में इस तरह की अनर्गल बातें करते हुए। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये अपोजिशन पार्टियां, मुझे बता दीजिए अब यूपी में क्या कांग्रेस, समाजवादी पार्टी वहां पर डोमिनेंट फोर्स है क्या? कांग्रेस और यूपी में कांग्रेस और समाजवादी ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ा? कब, कौन सी ऐसी जमात में, दिल्ली, महाराष्ट्र ले लीजिए, क्या एनसीपी और कांग्रेस इकट्ठे नहीं लड़ी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? फिर क्या उखाड़ लिया उन्होंने? कुछ नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि लोग समझते हैं आज इस बात को। लेकिन डर तो है। डर देखिए, हम इसको अगर आप उसको डर कहते हैं, मुझे उससे कोई ये नहीं कहना है। हम ये कहते हैं कि हम लोगों को जानकारी देते हैं। नहीं, मुझे बस 2 सेकंड और दे दीजिए, मैं बात अपनी पूरी कर दूं। हम ये कह रहे हैं कि इस अलायंस को भी अगर आप देखेंगे, आज भी मुंबई
मुंबई में जो पोस्टर वार चला हुआ है, वो भी हर पार्टी ये दिखाने के लिए इकट्ठे हो रही है, लेकिन वास्तव में पोस्टर वार हर कोई अपने नेता को बड़ा नेता बता रहा है। अभी उनको रिजॉल्व करने दीजिए, डर या उसको सीरियसली लेने की बात में आती है। अभी तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। सुनिए, क्या आपको लगता है कि समन्वय और तालमेल बन जाएगा, किसी एक व्यक्ति पर सहमति बन पाएगी और ये जो I. या इंडिया अलायंस है ये मजबूती से एनडीए का मुकाबला करेगा या एनडीए को परास्त करेगा? सर देखिए, जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है वो मजबूत है और मजबूती से मुकाबला वो कर चुका है। उसी का रिजल्ट है, उनकी 2 मीटिंगें हुई, सिलेंडर 200 रुपए नीचे आ गया, पेट्रोल 15 रुपए नीचे आ गया। अभी आके अभी तीसरी पे और आएंगे नीचे। ये मैंने पहले भी आपसे कहा, ये बड़ी दूर जाएंगे ये। अब मतलब चलिए, मेरी फिर भी शुभकामनाएं इनके साथ है। अब इन्होंने कहा कि ये झूठ बड़ी सफाई से बोलते हैं। भाई चलो मान लेते हैं, हम भी 2-4 पैसे बोलते हैं, लेकिन सीखा आप ही से, आपके शाने पैसे आपके पास ही, हमने 2-4 पैसे लाए वहां से। मुझे आप बात बताइए, इन्होंने भी चाइना की बात की, ले की बात की। अब ये कहते हैं ये कहां से लाए, ये इसको इनके पास डाटा कहां से आया? भाई आप मुझे बताइए, ले में पोस्टेड एक एसपी साहिबा ने स्कॉटी की मीटिंग के दौरान ये बात कही कि हमारे इतने गांव पर चाइना कब्जा कर चुका है। फिर आपने उनको वहां से ट्रांसफर क्यों किया? अगर वो झूठ बोल रही थी, अगर वो झूठ बोल रही थी उसके ऊपर कार्रवाई करनी थी ना, देश को बचाना था। आपके हायर ऑफिसर, जब वो एसपी साहिबा ने कहा जो अफसर कह रहा है वही बात है। भारती साहब, सच को सच तो सब्र करने की हिम्मत रखो। जो उन्होंने कहा था, आपने फिर उसके ऊपर इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट क्यों नहीं की कि उन्होंने झूठ बोला है? मुझे बताइए, आपके मीडिया पर बातें थी, आपने क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई की? क्योंकि वो सच बोल रही थी। और दूसरी बात, जो 600 गांव का मैं कह रहा हूं, ये मीडिया की रिपोर्ट है, आपके दफ्तर, आपके सरकार की रिपोर्टें हैं। सरकार मेरी भी है, लेकिन आप लोगों की है, आप देश चला रहे हो। आप मुझे बताइए, ये कहते हैं ये झूठ बोलते हैं। भाई मुझे बताइए, आप अभी ये कर्नाटका की बात कर रहे थे यार, कोई मैं बोलूं दूसरी पार्टी बोले ना तो कोई जस्टिफाई, वो कहते हैं ना छजते बोले छाननी की बोले। ओ भाई आपने 15 लाख का वादा किया हर एक अकाउंट में डालने के, तो जब अमित शाह साहब हमने होम मिनिस्टर से पूछा, पत्रकार भाइयों ने, उन्होंने कहा चुनावी जुमला था। अब आप मुझे बताइए, आप किस मुंह से किसी को पूछ सकते हैं? हाँ, एक बात जरूर देखिए, इसी को अगर कॉन्टेस्ट करेंगे, नहीं मैं बता, जो आपने कहा अमित शाह को एट्रीब्यूट नहीं, आपने अमित शाह को, इसको बता दीजिए, जरा डेट बता दीजिए किस दिन कहां पर छपा है अमित शाह जी के लिए। सोशल मीडिया का जमाना है, ये तो वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए ना। मैंने तो उनका मुखौटा लगाया नहीं ना, उन्होंने बयान दिया। अच्छा आगे सुनिए, वो बता दीजिए किस दिन दिया, क्यों नहीं डालते? नहीं वो बता दीजिए, डालो ना, मैं क्यों नहीं डालते? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, मैं बता दीजिए ना किस दिन। भारती साहब मेरी बात सुनिए, आपने कहा अमित शाह जी ने बोला, मैं बता रहा हूँ किस दिन का। आप मानते हो आपने कहा था 15 लाख के अकाउंट में? मैं ये कह रहा हूँ, पहले अमित शाह जी का बता दीजिए किस दिन। देश के गृह मंत्री, उसमें बहुत से लोगों ने जवाब दिया कि हमारे लाख 15 लाख कैसे आ गए। कौन खा गया? मैं यही कह रहा हूँ, पहले ये बता दीजिए अमित शाह जी ने किस दिन कहा। आपने अमित शाह जी ने किस दिन कहा? आपने कोर्ट किया अमित शाह जी को, ये है झूठ बोलना। मैं कहता किसी को झूठ बोलना। अभी 2 मिनट वेट कर लीजिए। मैंने कहा वो भी छोड़ देते हैं, चलो वो भी छोड़ दें। आपका वो वादा था ना 15 लाख रुपया, 2 करोड़ नौकरियां, तो कर दो ना पूरी। 15 लाख आज से शुरू कर दो। भारती साहब, मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, आप मेरे से शुरू करो, मैं बोलने लायक तो नहीं रहूंगा। और भाई आप सच को सच सब्र ही नहीं करना चाहते। और दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूं, ये कहते हैं कि आप हमारे जाति तौर पे खिलाफ है। भाई हम जाति किसी के खिलाफ नहीं, हम बात जैसे करते हैं कि आपके ऊपर एक जिम्मेवारी आयद है। क्यों? क्योंकि आप सरकार चला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी से है, पूरी कैबिनेट उनसे है, वो सरकार चला रहे हैं। हम तो पहले भी कहते तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, बता ये काफिला लुटा क्यों है? मुझे रात दिनों से गिला नहीं, तेरी रैबरी का सवाल है, आपकी रैबरी का सवाल है, जवाब दो। आप सच बता दीजिए व्यूअर्स के सामने, दर्शकों के सामने, आप ये बता दीजिए कि अगर संयोजक राहुल गांधी को नहीं चुना जाता है तो ये सारी कसरत बेकार जाएगी। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है जी, ऐसा ही लग रहा है जैसे पोस्टर वार अजय जी ने कहा, वहां सब अपने आप को बाहुबली उद्धव ठाकरे क्लेम करने में क्या बुराई है? कांग्रेस एक मेजर फोर्स है, मेजर पार्टी है, सबसे ज्यादा एमपी उन्हीं के हैं, लीडर अपोजिशन का लीडर भी हमारी पार्टी से ही है, तो क्लेम क्यों नहीं किया जा सकता? और अभी आपने देखा जब ये भारत जोड़ो यात्रा हुई, किस किस्म का रिस्पांस मिला, तो उससे भी तो तमाम पार्टी ये चीज देख रही हैं कि हु इज द लीडर। तो इसलिए हमारा क्लेम शुरुआत हो गई है कॉन्फ्लिक्ट की। देखिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हर चीज का हल निकलेगा और ऐसी कोई बात नहीं है कि इसका हल नहीं निकलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इसका कन्वीनर का, आज मुझे लगता है कि शाम तक इसका फैसला हो जाएगा, वॉट एवर इट इज़। मैं ये नहीं कह सकता दावे के साथ कि ABC कोई भी बनेगा, लेकिन आज इसका फैसला हो जाएगा। दूसरी चंद चीज़ें इन्होंने जो बोली हैं, ठीक है, सबसे पहले मैं सिलेंडर पे आऊँगा।
200 रुपये की बात है, ये जुमला कितना बड़ा है कि जो उज्ज्वला योजना है उसके तहत जो सर्वे हुआ है, सर्वे में 67%, ये ऑफिशियल बात मैं कह रहा हूँ, ये उसकी कंफर्मेशन भी ले लें कि 67% जो लोग हैं वो उसकी रीफिल नहीं करवा पा रहे। ये कितनी बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। और दूसरी बात ये कहते हैं, जो चाइना की बात इन्होंने की लद्दाख के ऊपर, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो मेरी मजबूरी है। मेरे अपने रिलेशन में एक बहुत बड़ा ऑफिसर था वहाँ पे, मैं भी उसको वहाँ पे गया मिलने, और उन्होंने मुझे खुद एरिया का चक्कर करवाया कि कहाँ पे हम हैं, कहाँ पे वो हैं। फिर उन्होंने मुझे ये बात भी बोली, प्राइवेटली उन्होंने ये बात बोली कि इतने एरिया के ऊपर चाइना ने कब्जा किया है। और ये जो राहुल गांधी ने वहाँ पे ये जो बात कह दी है, ये कोई छोटी बात नहीं है। उनसे जो लेह लद्दाख के जो लोग वहाँ पे मिले, उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ भी हमारे जानवर चरते थे, और उन्होंने स्पेसिफिकली बताया एरिया कि कौन कौन सा एरिया है, वो उनके पास नाम भी हैं, सब कुछ है, वक्त आने पे वो भी बताया जाएगा। लेकिन अभी जो उन्होंने इतना कहा, ये झूठ नहीं है। झूठ के तो मास्टर आप लोग हैं, हम लोग हैं नहीं, लेकिन सिखाया आप नहीं है। तीसरी बात है ये कह रहे, कर्नाटका की बात करूंगा, इन्होंने कहा कर्नाटका में सिर्फ देखिए जो हमने कहा था कि ये हम करेंगे, पहले 100 दिन में हमने जो उसका जो भी था वो निचोड़ निकाल दिया। वो कल गृह लक्ष्मी वाला किया, उसको भी सब कर दिया। भाई पहले जो वादे हमने किए थे वो सभी पूरे किए। अब इनके बात पे टाइम नहीं है, 1 मिनट में भारती जी। मैं पहले इन्होंने जिस चाइना को दोबारा लाया, तो चाइना के लिए जो भी देनी है, तो चंद्रयान के लिए क्रेडिट देते थे ना जवाहरलाल नेहरू जी के लिए। चाइना के साथ जो भी हमारी समस्या है, वो क्लीन चिट जो नेहरू जी ने से उनको देना पड़ा, ये देखे वो नेहरू जी का ही देन है। और उन्हीं के समय में अक्सई चिन से लेकर हमारे फौजियों के पास जूते नहीं थे, कपड़े नहीं थे, वो चाइनीज फोर्सेस को चावल देते रहे। ये हमारी विरासत में वो मिला है। ये मैं कोई बनी बनाई बात नहीं कह रहा हूं, रिकॉर्ड है, उन्हीं के टाइम के रिकॉर्ड है। अजय जी समय का अभाव है, आपको रोकना पड़ेगा। अजय बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वेद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वीरेंद्र सोनू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।